वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आप सभी का एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे पूरे यूजीसी नेट साइकोलॉजी का सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। इस कड़ी में हम यूनिट 4 से स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने जाएंगे आपका एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और ये बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है। तो चलिए आसान शब्दों में इसको किस तरीके से समझेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिट 4 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का पूरा सिलेबस है। हम पूरे सिलेबस को यहीं पे कवर अप करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज जो कर रहे हैं हम लोग बेसिकली वो हम करने जा रहे हैं न्यूरल इम्पल्सेस, यानी कि आपके जो न्यूरल इम्पल्स जो सिग्नल होते हैं वो किस तरह से एक न्यूरॉन के अंदर आगे बढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको आगे बढ़ने से पहले एक बार और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये आपके पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स में जो आपकी अगर कहीं से क्यों कुछ इंफॉर्मेशन आती है, सेंसस के थ्रू स्टिमुलेशन होता है, तो स्टिमुलेशन किस में चेंज हो जाता है? न्यूरल इंपल्स में। ठीक है, तो न्यूरल इंपल्स कहाँ से जनरेट होती है? मेनली एक्सैन हिलेक्स से। कहाँ से जनरेट होती है? एक्सैन हिलेक्स से न्यूरल इंपल्स जनरेट होती है। और वो इंफॉर्मेशन या इंपल्स जो है वो फिर किस तरह से एक्सॉन के अंदर आगे इस तरह से बढ़ती जाती है, किसके द्वारा? एक्शन पोटेंशियल के द्वारा। तो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन के अंदर आपकी न्यूरल इंपल्स या जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या जो सिग्नल है उसको न्यूरॉन के अंदर ही आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को कल डिस्कस कर चुकी हूँ। चलते हैं आज की तरफ। तो आज जो है हम लोग बेसिकली सबसे मेन चीज जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूरल एक्शन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, एन एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन वोल्टेज अक्रॉस अ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को समझ में आए उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, गाइस बहुत ध्यान से समझिएगा, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में आपकी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये आपकी लेयर है, लेट्स सपोज किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनी होती है, पूरी इस तरीके से तो नहीं है, मैं एक सुपरफिशियल डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये होती है आपकी, क्या हो गई, एक तरह से सेल मेम्ब्रेन की बीच की लेयर। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की जो बीच की लेयर है गाइस, इसमें ले सपोज कि ये वाला जो पार्ट है हम इसको बोलेंगे आउटसाइड पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है आपका ये कहलाएगा इनसाइड पार्ट। ठीक है, एक पार्ट हो गया आउटसाइड का, एक पार्ट हो गया इनसाइड का। अब इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं या कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। एक होता है आपका Na+ बोलते हैं सोडियम को। किसको बोलते हैं? सोडियम को। क्लियर? सोडियम। एक होता है आपका क्लोरीन या क्लोराइड। क्या होता है आपका? क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो नमक से मिलता है हम लोगों को हमारी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद में आपका और क्या होता है? पोटेशियम। गाइस और क्या होता है इसके अलावा? पोटेशियम। पोटेशियम को हम किससे दिखाते हैं? K+ से। पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को एक और चीज याद रखनी है, पोटेशियम के बाद में एक होते हैं आपके A-, इसको बोलते हैं एनायन, और एक होते हैं आपके Ca, कैटायन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैटायन। क्लियर? तो इस तरह से कुछ चीजें होती हैं जो आपके सेल मेम्ब्रेन के आसपास अवेलेबल होती है। अब यहाँ से मेन गड़ी शुरू होता है, जो आप लोगों का आउटसाइड है, किसका? सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली लेयर होती है, वहां पर आप लोगों के कौन सा
सब्सटेंस होता है Na+, सबसे ज्यादा क्या होता है Na+, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर सोडियम की जो क्वांटिटी होती है, सोडियम के जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। पोटेशियम भी होता है लेकिन पोटेशियम कम होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार और आप लोग याद रखिएगा कि जो सोडियम है, सोडियम की वैल्यू जो है, मतलब सोडियम जो है वो हाईली पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम कम पॉजिटिव होता है और सोडियम ज्यादा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि सोडियम की पॉजिटिविटी मोर देन पोटेशियम की पॉजिटिविटी। क्लियर, बात समझ आ रही है? तो आप लोगों को याद रखना है कि जो सोडियम की पॉजिटिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोटेशियम की पॉजिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम बहुत ज्यादा होता है, के भी होता है, और अंदर जो होता है वो पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। कौन ज्यादा होता है? पोटेशियम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस तरह से। क्लियर, और भी चीजें होती है, जैसे यहाँ पे Cl भी अवेलेबल होगा गाइस। कौन भी अवेलेबल होगा आपका? Cl भी होगा। ठीक है, Cl-। क्लियर, ओके। और इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों का कौन भी अवेलेबल होगा? Anion, A-। ठीक है, ठीक है, ये होपफुली आप लोगों को मेरी सब बात समझ आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे Ca भी रहेगा इसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे Ca कैल्शियम नहीं है, क्या है? कटायन है। ठीक है, आयन से। क्लियर, बात समझ आ रही गाइस? चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये है आपके सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल कंडीशन। जो सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो बाहर की साइड है, आउटसाइड जो है वो पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब कि बाहर वाली साइड ज्यादा पॉजिटिव है और अंदर वाली साइड जो है वो कम पॉजिटिव है, या किस तरह से है, वहां पे आपकी पॉजिटिविटी का लेवल बहुत कम है। ठीक है, दोनों बात समझ आ गई? तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिविटी का लेवल है और नीचे कम पॉजिटिविटी का लेवल होता है, ये नॉर्मल होता है। ये वाली पोजीशन जो होती है सेल मेम्ब्रेन की, इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, और रेस्टिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है आपकी, वो आप लोगों को याद रखना है। इस कंडीशन में रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है आपकी -70 MV, यानी कि -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है। इस कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन, यानी कि सोडियम का जो सोडियम आयंस है वो ज़्यादा होते हैं, और अंदर जो है इनसाइड जो है वो पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होते हैं, इसलिए बाहर ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला एरिया होता है एज कम्पेयर टू इनसाइड। क्लियर, बात समझ आ गई? सबसे पहली बात। और जब नॉर्मल कंडीशन में होती है तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल वाली कंडीशन -70 MV होती है। ठीक है, क्लियर, होपफुली यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। अच्छा, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ये एक तरह से एक सेमी परमिएबल लेयर होती है। एक सेमी परमिएबल लेयर का मतलब ये है कि कुछ चीजों को ये अंदर आने देती है और कुछ चीजों को ये अंदर आने के लिए परमिट नहीं करती। और नॉर्मल कंडीशन में जो कि अभी है, इस कंडीशन में ये सोडियम को अंदर आने के लिए इम्परमिएबल करती है। लेकिन अगर पोटेशियम बाहर जाना चाहे तो पोटेशियम बाहर जा सकते हैं, पोटेशियम के लिए बाहर जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जनरल कंडीशन में पोटेशियम बाहर नहीं जाते। ठीक है, बात समझ आई? तो आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है? एक तरह से आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक तरह से सेमी परमिएबल होती है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो है सोडियम गेट, तो सोडियम अंदर जाने के लिए सोडियम गेट्स क्या होते हैं, वो क्लोज होते हैं। ठीक है, यानी कि सोडियम अंदर नहीं जा सकती। लेकिन जब कभी बाहर से कुछ स्टिमुलेट आया या फिर कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सेंसर्स के थ्रू आई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ सोडियम जो है वो निकल कर कहाँ जाने जाते हैं, अंदर जाने लग जाते हैं, है ना। याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में ये बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव होता है और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एरिया होता है। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड। चलिए, तो यहां तक की बात अगर आप लोगों को समझ आई हो तो अगली बात करेंगे हम लोग कि सबसे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई -70 MV। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम लोग इसके डायग्राम की तरफ देखें तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आएगा, ध्यान से सुनिएगा।
देखिए गाइस, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये आपका -70 MV, ठीक है, क्लियर, बात समझ आएगी, क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे थोड़े सोडियम अंदर जाना शुरू कर देंगे, कहाँ पे, इनसाइड, अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन जाना शुरू कर देंगे, सोडियम जाना शुरू कर देंगे, तो जो नेगेटिविटी है अंदर की, किसकी, अंदर की सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो नेगेटिविटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, अंदर जाएंगे तो अंदर की नेगेटिविटी को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो अंदर की नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका रेस्टिंग पोटेंशियल -70 MV था वो कहां पे पहुंच जाता है, -55 MV तक। कहां तक पहुंचेगा, -55 MV। और -55 MV जो है ये आप लोगों का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। क्या है, थ्रेशोल्ड है। यानी कि थ्रेशोल्ड किस चीज के लिए है, यानी कि अगर एक्शन पोटेंशियल अगर आप लोगों को शुरू करना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर या किसी न्यूरॉन के अंदर, तो मस्ट है कि जो उसका एक्शन, उसका जो अंदर का इंटरनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू कहां तक पहुंचना चाहिए, -55 MV तक। तो -55 MV जो है वो आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। यहां तक पहुंचने के बाद में एक्शन पोटेंशियल की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। यानी कि -55 पर जब स्टार्ट होगा और यहां तक अगर आपका पोटेंशियल पहुंच गया, ये यहां तक, ठीक है, क्लियर। जब यहां तक पहुंच गया तो उसके बाद में क्या शुरू हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाएगा। अब जब एक्शन पोटेंशियल शुरू होता है तो क्या होता है गाइस, यहां पे याद रखिएगा डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं इसको, डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सुनिएगा, मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल कंडीशन में जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें आपके पोटेशियम जो है वो कहाँ होता है, बाहर की साइड होता है। ये देखिए, सॉरी, सोडियम कहाँ है, बाहर है। लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड तक आपका -55 MV तक आपका पोटेंशियल की वैल्यू पहुंचेगी तो उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे क्या होते हैं, पोटेशियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम चैनल होते हैं। तो ये लेयर क्या करेगी, पोटेशियम चैनल को ओपन कर, सॉरी, सोडियम चैनल को क्या कर देगी, ओपन कर देगी। तो यहां से क्या होंगे, सोडियम जो है वो क्या करना शुरू करेंगे, अंदर आना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब सोडियम आयन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ आ जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब बहुत ज्यादा आपके सोडियम आयंस आ जाएंगे तो अंदर जो है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और नेगेटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो नेगेटिव आयंस कम हो जाएंगे और पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस कंडीशन को बोलेंगे डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन में आपका जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितने तक पहुंच जाती है, वो पहुंच जाती है ऑलमोस्ट +35 टू +45। कहां तक पहुंच जाती है, +45 तक पहुंच जाती है, यानी कि यहां तक पहुंच जाएगी। ये जो है एक्शन पोटेंशियल का पीक होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का पीक होता है। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अपने पीक पे पहुंचेगा उसके बाद में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन सोडियम चैनल्स को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। अब जब सोडियम चैनल्स यहाँ पे आ करके यहाँ से फिर नीचे धीरे धीरे आना शुरू करेंगे, यानी कि सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे लेकिन पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम चैनल अगर बंद हो गए मतलब कि बाहर से सोडियम अंदर आना बंद हो गए, तो अब अंदर बंद हो गए लेकिन पोटेशियम चैनल क्या होंगे, खुलेंगे और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सोडियम चला गया है वो उसको उसके थ्रू क्या करेंगे, बाहर निकालें। यानी कि यहाँ पे पोटेशियम चैनल के माध्यम से सोडियम चैनल को क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। रीपोलराइजेशन, ठीक है, किसकी प्रक्रिया शुरू होगी गाइस, रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ गई, चलिए गुड। तो जब रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो इसमें क्या होगा आप लोगों को, ठीक है। रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया में क्या होगा गाइस, रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया में सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं और अंदर के जो सोडियम आयंस है उनको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। यानी कि उनका ई फ्लक्स होना शुरू होता है, किसका, सोडियम का। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आ रही। अब क्या होता है कि जब सोडियम आयन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं तो उसके साथ साथ क्या होते हैं कि कुछ मात्रा में आपके पोटेशियम आयन भी क्या करते हैं, बाहर जाना शुरू कर देते हैं। अब जब पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू कर देते हैं तो जो
अंदर की नेगेटिविटी रहती है उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो सोडियम तो बाहर जा रहा है तो ठीक है, लेकिन पोटेशियम की भी क्या करेंगे, बाहर जाना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, यहाँ पे जाकर के रीपोलराइजेशन होते होते ये क्या हो जाएगा, ये हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा। और हाइपर पोलराइज्ड होने के बाद में इसका जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो -70 MV या -85 MV तक पहुंच जाती है, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर जाने लगता है। तो पोटेशियम पॉजिटिव है, अगर वो भी बाहर जाने लग जाएगा तो अंदर की नेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अंदर की नेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल की जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में इनहेंस करेगी। यानी कि पहले कितनी थी, -70 थी, उससे कहाँ पे पहुंच जाएगी, -72 MV से -85। ऐसा बोला जाता है, कहीं कहीं पे -72 MV बोला जाता है, कहीं पे -85 MV बोला जाता है। तो आप लोगों को ये दोनों ही याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस वाली कंडीशन में यहाँ पे आपके सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि अंदर से 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालता है और अंदर से 3 सोडियम आयन को क्या करता है, बाहर भेजता है। और बाहर से जो एक्स्ट्रा जो पोटेशियम आयन चले गए हैं, 3 के बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर लेता है, ठीक है। तो 3 सोडियम आयन को वो कहाँ भेजता है, आउट करता है, और 2 सोडियम आयंस को वो क्या करता है, इन करता है, ठीक है। तो ये वाली प्रक्रिया जो है यहाँ पे कौन संपन्न कराता है, आपका सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब जब यह होता है, ये वाली सिचुएशन होती है, तो उसके बाद में आप लोगों का जो थ्रेशोल्ड था वो वापस से कहाँ आ जाता है, आपका नॉर्मल आ जाता है। मतलब यहाँ के बाद में ये सिचुएशन वापस रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाती है, ठीक है। और आपका जो सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो वापस से कितना हो जाता है, वापस से वो वापस से -70 MV हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया किसकी, एक्शन पोटेंशियल की। एक बार हम वापस से रिकैप करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चले, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वहां पे बाहर की साइड में पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा, सोडियम आयन बहुत ज्यादा होते हैं, और अंदर की साइड में पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सोडियम जो है बाहर बहुत ज्यादा होता है, सोडियम ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए बाहर का एरिया ज्यादा पॉजिटिव होता है, और अंदर का जो एरिया है यानी कि इनसाइड होता है वो थोड़ा नेगेटिव होता है, क्योंकि पोटेशियम की पॉजिटिविटी काफी कम होती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है, इसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, -70 MV। अब क्या होता है कि अगर कोई स्टिमुलाई बाहर से आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे आप लोगों के थोड़े थोड़े सोडियम आयन क्या होते हैं, बाहर से कहाँ शुरू करते हैं, अंदर जाना शुरू करते हैं। अब जब बाहर के सोडियम आयन अंदर जाएंगे तो अंदर की नेगेटिव, क्योंकि सोडियम आयन पॉजिटिव है, अंदर की नेगेटिविटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। इसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कहाँ तक पहुंचेगी, एटलीस्ट -55 MV। -55 MV जो है वो आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, यानी कि जब तक कि सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल यहां तक नहीं पहुंचेगा, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर। तो जब ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद में जो प्रक्रिया शुरू होगी वो डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होगा, सोडियम आयन का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा, किसके अंदर, यानी कि सोडियम चैनल खुलेंगे, और सोडियम चैनल जब ओपन होंगे तो बहुत सारा सोडियम कहाँ चल जाएगा, अंदर, किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो बाहर से बहुत सारे सोडियम आयन कहाँ गए, अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। अब बहुत ज्यादा सोडियम आयन जो है अगर वो अंदर जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा गाइस, अगर बहुत ज्यादा सोडियम आयन जो है वो बाहर से क्या करेंगे, अंदर आना शुरू करेंगे, तो अंदर की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, है ना। तो अगर अंदर पॉजिटिविटी आ गई तो मतलब एक्शन पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल वैल्यू है वो कहां तक पहुंच जाएगा, 35 to 45 को, ठीक है। कहां तक पहुंचेगा, +35 to +45 MV तक पहुंचेगा। और जब वो यहां तक पहुंचेगा यानी कि पीक तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जब वो पीक तक पहुंच गया तो पीक तक पहुंचने के बाद में सोडियम जो गेट खुले थे, सोडियम चैनल के जो गेट खुले थे वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। सोडियम जो है उसके गेट क्या हो जाएंगे,
क्लोज्ड हो जाएंगे और पोटेशियम की गेट क्या हो जाएंगे, वो खुल जाएंगे। ठीक है, तो अब बाहर से सोडियम अंदर आना बंद कर देगा, लेकिन फिर क्या होगा, पोटेशियम के जो गेट खुले हैं, पोटेशियम अंदर का पोटेशियम कहाँ जाना शुरू कर देगा, बाहर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, बात समझ आई। और उसके साथ साथ वो क्या भी भेजेगा, अंदर के सोडियम को बाहर भेजने का काम करेगा। ठीक है, तो बाहर जाते जाते पोटेशियम इतने ज्यादा चले जाएंगे कि अंदर की नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले रेस्टिंग पोटेंशियल होना क्या था, रिपोलराइजेशन होना था, लेकिन रिपोलराइजेशन होता होता क्या चला गया, एकदम से आपका जो पोटेंशियल था वो कितना पहुंच गया, -70 से -70 MV और -85 MV तक पहुंच गया। अब जब वो -85 MV तक पहुंच गया तो क्या हुआ, हाइपरपोलराइजेशन हुआ। ये वाली सिचुएशन जो है गाइस, ये वाली सिचुएशन जो है आप लोगों की, ये वाली सिचुएशन जो है ना, ये वाली सिचुएशन, ये आपकी कौन सी सिचुएशन होती है, आपकी हाइपरपोलराइजेशन की सिचुएशन होती है। ठीक है, कौन सी सिचुएशन हुई गाइस, हाइपरपोलराइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, आपका हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। अब हाइपरपोलराइजेशन होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं यहीं पर सेल मेम्ब्रेन में, वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे, और वो क्या करेंगे कि अंदर के 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेंगे और बाहर के 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाएंगे, और इस तरह से सिचुएशन को बैलेंस करने का काम करेंगे। और जो पोटेंशियल है जो कि -72 या -85 MV हो गया था, उसको दोबारा से -70 MV तक पहुंचा देंगे, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाती है। ठीक है, अब होपफुली यहां तक समझ आया। अब जब यहां से डीपोलराइजेशन हुआ था, यहां से लगा के यहां तक की सिचुएशन में, इस वाले सिचुएशन में आपके जो न्यूरॉन है या आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो दूसरा एक्शन पोटेंशियल वापस से क्रिएट नहीं कर सकती। ये वाला पीरियड जो है, इस पीरियड को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलते हैं इसको गाइस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, जब ये पीक पे होता है एक्शन पोटेंशियल, तब दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना न्यूरॉन के लिए इम्पॉसिबल होता है। इस समय को या इस टाइम को बोलते हैं आप लोगों का एब्सोल्यूटरी रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद में ये वाला भी एक ऐसा पीरियड होता है जब हाइपरपोलराइजेशन वाली सिचुएशन होती है, जहां पे दूसरा एक्शन पोटेंशियल होना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये भी आपका कौन सा पीरियड होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, लेकिन ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये होता है कि कुछ कंडीशन में दोबारा से एक्शन पोटेंशियल होना पॉसिबल होता है। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में आपका दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए आ जाइए, थोड़ा सा इसको डेफिनेशन से देख लेते हैं हम, और उसके बाद में आप लोगों को ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या बोला है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे सबसे मेन बात, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, देखो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करता है, देखिए गाइस, an action potential generated when a stimulus changes, ठीक है, the membrane's potential to the values of threshold potential। मतलब कि ये कब एक्शन पोटेंशियल कब हो जाए, जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो कहां तक पहुंचता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वैल्यू मैंने आप लोगों को कितनी बताई है गाइस, -55 MV तक। कितनी होती है, -55 MV तक पहुंचता है। तो अगर -55 MV तक आपका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पहुंच जाता है तो एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द एक्शन पोटेंशियल बिहेव अपॉन द ऑल और नन फिनोमेना। जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है कि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो ऑल और नन के फिनोमेना पे वर्क करता है, ऑल और नन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑल और नन का प्रिंसिपल क्या होता है, ये वो प्रिंसिपल है जब या तो एक्शन पोटेंशियल या न्यूरॉन जो फायर होगा वो कंप्लीटली होगा, अदरवाइज वो बिल्कुल भी फायर नहीं होगा, यानी कि स्टार्ट ही नहीं होगा एक्शन पोटेंशियल, यानी कि इधर न्यूरॉन फायर कंप्लीटली और नॉट। ठीक है, अगर वो फायरिंग होगी उसमें यानी कि इंपल्स जनरेट होगी तो पूरी तरीके से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जब तक पोटेंशियल जो है वो -55 MV तक नहीं पहुंचेगा, आपका एक्शन पोटेंशियल शुरू नहीं होगा। ठीक है, चलिए
आगे बात करेंगे फीचर्स विच अलाउ देम टू बी फैंटास्टिक एट द ट्रांसफरिंग एक्शन पोटेंशियल। अब जो हमारी न्यूरॉन होती है उसमें कौन कौन से पार्ट जो है वो एक्शन पोटेंशियल में रोल प्ले करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है, अगर आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ये देखिए, मीन्स दैट न्यूरॉन ईदर फायर कंप्लीटली और डज नॉट फायर एट ऑल, या तो पूरी तरह से फायर होगा या बिल्कुल फायर नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज है। देखो, अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका एक्शन पोटेंशियल होगा वो विद इन द न्यूरॉन प्रोसेस है। ठीक है, अब न्यूरॉन के अंदर ये कहाँ पे होता है उसके बारे में। सबसे पहले डेंड्राइट रिसीव सिग्नल फ्रॉम नेबरिंग न्यूरॉन्स लाइक अ रेडियो एंटीना। सबसे पहले क्या होते हैं, एक न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं गाइस, जैसे ये अगर आपका न्यूरॉन है, देखो गाइस ये आपका न्यूरॉन है। ठीक है, अब ये जब न्यूरॉन है तो आप लोगों को बताना है, ये तो सेल बॉडी हुई। ठीक है, सेल बॉडी के बाद में ये वाला जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आपके डेंड्राइट्स है। या क्या करते हैं, दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब जब इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, एक्सोन तक ट्रांसमिट सिग्नल ओवर डिस्टेंस। यानी कि ये जो है आपका एक्सोन है, यहाँ पे से यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कहाँ के थ्रू आगे बढ़ेगी, एक्सोन के माध्यम से आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए एक्सोन टर्मिनल, ये देखो ये आपका लास्ट में ये वाली चीजें क्या होती है, एक्सोन टर्मिनल होती है। एक्सोन टर्मिनल क्या करते हैं भाई, जो एक्सोन टर्मिनल जो न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन जो इंपल्सेस हो रही है एक्शन पोटेंशियल के थ्रू कहाँ तक पहुंची, आपकी एक्सोन टर्मिनल तक पहुंची, वो क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट को देंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को क्या करना, ट्रांसफर करने का काम आपके कौन करते हैं, एक्सोन टर्मिनल करते हैं। यार डेफिनेटली, तो आप लोगों को याद है ट्रांसमिट सिग्नल टू अदर न्यूरॉन, है ना, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, आगे बात करेंगे। माइलिन शीथ यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। ठीक है, तो माइलिन शीथ क्या होती है, ये जो आपका एक्सोन है उसके ऊपर आपकी एक फैटी सब्सटेंस की लेयर बनी होती है। ठीक है, जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यह एक इंसुलेटर का काम करती है, किसके लिए, एक्सोन के लिए। ठीक है, और दो काम करती है आपकी माइलिन शीथ, एक तो ये इंसुलेटर की तरह काम करती है, एनर्जी को रिस्टोर करने का काम करती है, और दूसरा ये काम करती है कि जो न्यूरल इंपल्स आ रही है उनको स्पीड अप करने का काम करती है। देखिए न्यूरल इंपल्स आई, इसको यहाँ से इस तरह से स्पीड अप करने का काम कौन करती है, आपकी माइलिन शीथ इस काम में रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे की साइड में। चलिए, अब ये चीज तो मैंने आप लोगों को समझा दी थी। ठीक है, चलिए आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड से आपको डरना नहीं है, बेसिकली ये वही वर्ड है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल वर्क के लिए आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है इन टर्म्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल। A concentration gradient is the difference in ion concentration between the inside of the neuron and the outside of the neuron. Basically क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर सोडियम आयन ज्यादा होते हैं और अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। ये दोनों की जो आयन की अलग अलग वैल्यूज है, इस कंडीशन को बोलते हैं आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये देखिए ये सोडियम आयन है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखो यहाँ पे सोडियम आयन ज्यादा है। ठीक है, पोटेशियम भी होते हैं लेकिन पोटेशियम कम होते हैं। ठीक है, कौन ज्यादा है, देखिए ये सोडियम 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 सोडियम। ठीक है, और यहाँ पे कौन है गाइस, ये देखें पोटेशियम 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 पोटेशियम, ज्यादातर क्वांटिटी में कौन होंगे, पोटेशियम होंगे। डन, क्लियर गाइस। चलिए होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि ये आपके वेरियस चैनल से सोडियम पोटेशियम के लिए, जो कि यहाँ से आपके क्या करते हैं, यहाँ से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ आ जा सकते हैं। एक और चीज, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन के बीच की लेयर है। बाहर जो है उस वाले सिचुएशन को जहाँ सोडियम आयन ज्यादा होते हैं उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, अंदर इंट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की साइड में। ठीक है, ये आपका मैंने अभी जस्ट आपको समझा दिया, एक बार और हम इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया 70 MV क्या होता है, आपका रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, जब आपका
क्या होता है, अंदर की साइड में पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं और बाहर की साइड सोडियम आयन ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब एक स्टिमुलाई आया और स्टिमुलाई की वजह से ये 70 MV कहाँ तक पहुंच गया, -50 MV। ये कौन सा आपका पोटेंशियल है, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, यानी कि यहाँ के बाद में एक्शन पोटेंशियल की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक आपका पहुंच गया। ठीक है, अब अगर ये इसे अगर कोई स्टिमुलाई -55 MV तक पोटेंशियल को नहीं पहुंचा पाता है तो ये क्या होता है, यहीं पे रुक जाता है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। लेकिन -50 MV तक पहुंच गया मतलब आपका एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट होगा। अब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम चैनल ओपन होंगे या सोडियम गेट ओपन होंगे और बहुत सारी सोडियम बाहर से किधर की तरफ आने लग जाएगी, अंदर की तरफ। अब चूंकि सोडियम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, अंदर आएगी तो अंदर की पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी और नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल है वो +35 से +45 के बीच में पहुंच जाता है, पीक तक पहुंच जाता है। और एक बार जब ये पीक तक पहुंच जाएगा, ये वाली प्रोसेस जो है नंबर 2 पे, ठीक है, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन यानी कि जब एक्शन पोटेंशियल आप लोगों का किस पे पहुंचेगा, एक पीक पे पहुंचेगा, तो वापस से जो प्रक्रिया शुरू होगी वो क्या होगी, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में क्या होगा, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देगी, सोडियम चैनल को क्लोज कर देगी और पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगी। उससे क्या होगा, आपके अंदर के जो सोडियम है वो धीरे धीरे क्या करना करेंगे, बाहर जाना शुरू होंगे। इसी के साथ साथ पोटेशियम जो है वो भी क्या होने लग जाएगा, बाहर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जब ये प्रक्रिया होती रहेगी तो चूंकि सोडियम को बाहर भेजना था, पोटेशियम को बाहर नहीं भेजना था, तो क्या होता है, जैसे सोडियम को बाहर निकाला जाता है उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे पोटेशियम आयन भी बाहर चले जाते हैं। अब पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं तो अंदर की नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से जो आपको रिपोलराइजेशन में -70 MV एक्शन पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल चाहिए होता है, मतलब जो रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल चाहिए होता है, वो घट करके कहाँ पे पहुंच जाता है, माइनस, ये वाला यहाँ पे दिया नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, ये -72 MV या -85 MV तक पहुंच जाता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपके सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं। ठीक है, जो 3 सोडियम को बाहर भेजते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर लेते हैं। 3 सोडियम को क्या करेंगे, बाहर करेंगे और 2 पोटेशियम को अंदर करेंगे। ठीक है, इन 2 तरह से ये वर्क करेंगे। क्लियर। और इसके बाद में क्या होता है, वापस से सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाती है, विच इज -70 MV। ठीक है, ये रेस्टिंग स्टेट वापस से आ गई। क्लियर, बात समझ आ गई। होपफुली आप लोगों को एक्शन पोटेंशियल समझ आ गया होगा। मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी बताया है कि जब डीपोलराइजेशन के दौरान जब एक्शन पोटेंशियल पीक पे होगा तो दोबारा से एक और दूसरा एक्शन पोटेंशियल होना पॉसिबल नहीं है। ये वाला टाइम पीरियड जो है इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। और उसके बाद में ये वाला पीरियड जो होता है जब हाइपरपोलराइजेशन की सिचुएशन होती है, उसमें क्या होता है आप लोगों का, हाइपरपोलराइजेशन के सिचुएशन में क्या होता है आपका डीप में यहाँ पे भी दूसरा एक्शन पोटेंशियल होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में जबकि स्टिमुलाई की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज हो तो एक्शन पोटेंशियल दोबारा पॉसिबल है। इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों के डाउट को सॉल्व किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CNS और PNS के साथ में, और बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।